हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे से हैं? चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं हीरो सिंह रावत, पीजीटी इन कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। आज 12वीं कक्षा के अकाउंटेंसी विषय में एक नया चैप्टर शुरुआत कर रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स। बच्चों, आपने +1 में बिजनेस स्टडीज़ में ज़रूर इसके बारे में पढ़ा होगा। अब हम इसको अकाउंट्स में करेंगे, यानी इससे संबंधित प्रश्न करेंगे। लेकिन उससे पहले एक भूमिका बनाई जाए ताकि हम समझ सकें कि हम क्या करने जा रहे हैं। प्रिय बच्चों, सबसे अच्छा व्यवसाय था सोल प्रोप्राइटरशिप, एकाकी व्यापार। अपना पैसा, सारा अपना लाभ, अपना मैनेजमेंट। लेकिन उसकी कमियां थी। कमियां क्या थी? एक तो सीमित पूंजी होना। एक व्यक्ति कितनी पूंजी लगा सकता है? बहुत ज़्यादा तो नहीं लगा सकता। दूसरा, मैनेज करना। कई बार व्यापार बड़ा होता है तो अकेले से मैनेज नहीं होता, तो इसकी वजह से साझेदारी का उद्गम हुआ, शुरुआत हुई। एक से भले दो, ये तो सभी जानते हैं। अच्छी चली पार्टनरशिप, हालांकि लाभ का बंटवारा हुआ, लेकिन काम का भी बंटवारा हुआ, पूंजी का भी बंटवारा हुआ। यानी जहाँ एक व्यक्ति को पूंजी लगानी थी वहाँ कई व्यक्तियों ने लगाई। लेकिन साझेदारी में भी एक समस्या आ गई कि साझेदारी ये तो ठीक है, एकाकी व्यापार से ज़्यादा पूंजी आती है, लेकिन जहाँ बहुत बड़े लेवल पर काम करना वहाँ उतनी पूंजी तो साझेदारी के बस की बात भी नहीं है। और दूसरी, साझेदारी की जो मेन कमी है, आपने सुना होगा, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है कि नहीं? इसी प्रकार से अगर कोई साझेदार जनता से पैसा लेकर उसका गबन कर दे, करा तो एक व्यक्ति ने, लेकिन सभी साझेदारों को इसे भुगतना होता है। इसलिए साझेदारी में भी समस्याएं आई। तो इन समस्याओं की वजह से एक बड़े विशाल व्यवसाय का जो निर्माण करना था, उसके लिए कंपनी का निर्माण किया गया। आइए हम कंपनी स्टार्ट करते हैं। क्या होती है कंपनी? कंपनी इन जो हमने एकाकी व्यापार किया, साझेदार किया, इनसे बहुत बड़ा विस्तृत रूप है। एक व्यवसाय करने का एक तरीका है। लेकिन कंपनी घर बैठे नहीं बनती। एकाकी व्यापार घर में बन जाता है, साझेदारी घर में बन जाती है, लेकिन कंपनी घर बैठे नहीं बनती है। कंपनी का निर्माण तो सरकार द्वारा ही होता है, कानून के अधीन ही होता है। चलिए पहले इसके अर्थ को समझते हैं। अर्थ है, एक कंपनी कुछ व्यक्तियों का ऐच्छिक संघ है। क्या कहा? एक कंपनी कुछ व्यक्तियों का ऐच्छिक संघ है। ऐच्छिक क्या होता है? अपनी इच्छा से संघ, ग्रुप। जैसे मिल जाते हैं तो संघ हो जाता है, ग्रुप हो जाता है। तो कंपनी कुछ व्यक्तियों का ऐच्छिक संघ है, यानी अपनी इच्छा से मिले हैं, किसी ने जोर जबरदस्ती से नहीं उन्हें इकट्ठा किया है। ठीक है? जिसका निर्माण, किसका निर्माण? कंपनी का निर्माण कानूनी प्रक्रिया के द्वारा किसी व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। जिसका निर्माण कानूनी प्रक्रिया द्वारा, यानी जो कानूनी प्रोसेस होता है उससे होता है। घर बैठे कंपनी नहीं बनती। तो ये बात पहली नोट कर लीजिए कि कंपनी का निर्माण कानून द्वारा होता है, विधान द्वारा होता है। और वो भी किस लिए होता है? व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए। व्यापार, बिजनेस करने के मकसद से किया जाता है। ठीक है?
क्लियर हुआ? चलिए अब हम इसके आगे इसकी परिभाषा करते हैं। लॉर्ड जस्टिस लिंडले ने कंपनी की परिभाषा दी है, आइए उसे समझते हैं। ए कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। कंपनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, लोगों का समूह है। हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी इज वर्थ, जो या तो धन कंट्रीब्यूट करते हैं या धन के रूप में कोई वस्तु जिसको हम धन में माप सकते हैं उसको कंट्रीब्यूट करते हैं टू ए कॉमन स्टॉक, एक सामूहिक कोष में, एंड एम्प्लॉय इट फॉर सम कॉमन पर्पस, और इसे सामूहिक मकसद से प्रयोग करते हैं। देखिए इसे हिंदी में समझते हैं। कंपनी बहुत से व्यक्तियों की एक संस्था है जो कि द्रव्य या द्रव्य के बराबर का अंशदान, या तो द्रव्य का, मनी का, या मनी इज वर्थ, द्रव्य के बराबर का अंशदान एक संयुक्त कोष में करते हैं और इसका प्रयोग एक निश्चित उद्देश्य के लिए करते हैं। कुल मिला के यही निकला कि कंपनी में व्यवसाय करना है, बहुत सारे लोगों का ग्रुप है, वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और व्यवसाय करने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए अब एक परिभाषा और करते हैं। प्रोफेसर हैने क्या कह रहे हैं? ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। ये कृत्रिम क्या होता है? हम प्राकृतिक हैं और कंपनी कृत्रिम है, दोनों व्यक्ति हैं। यानी कंपनी को व्यक्ति माना गया है, इंसान की तरह माना है, लेकिन वो आर्टिफिशियल है, ये प्राकृतिक नहीं है, एक निर्मित व्यक्ति है। क्रिएटेड बाय लॉ, क्रिएटेड बाय लॉ, जो क्रिएट किया गया है, उत्पन्न किया गया बाय लॉ, कानून द्वारा बनाया गया है, जिसका निर्माण कानून ने किया है। यानी व्यक्ति माना गया है, कृत्रिम व्यक्ति माना गया है, लेकिन इसे बनाता कौन है? कानून। क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग सेपरेट एंटिटी, अलग अस्तित्व रखता है। ये अलग अस्तित्व क्या होता है बच्चों? अलग अस्तित्व का मतलब होता है, मान लीजिए ए, बी, सी और डी, इन व्यक्तियों ने एक कंपनी बनाई, तो जिन्होंने बनाई उसके बाद ये अलग हो जाती है, कंपनी एक व्यक्ति बन जाता है। जैसे ये व्यक्ति हैं ऐसे ही कंपनी भी व्यक्ति बन जाता है, और उसके पास जो संपत्तियां होती है वो उसी की होती हैं, ये लोग वापस नहीं ले सकते ऐसे। यानी कंपनी अपने नाम से वस्तुएं रख सकती है, उनको प्रयोग कर सकती है, कंपनी पे दावा ठोका जा सकता है, कंपनी किसी पे दावा ठोक सकती है, जैसे इंसान करता है, लेकिन कृत्रिम है, अर्थात हमारी तरह सोता नहीं है, थकता नहीं है, हमारी तरह उसे भूख नहीं लगती। ये फ़र्क है। ठीक है, तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, जो कानून द्वारा बनाई गई है, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट एंटिटी जिसका अलग से अस्तित्व है, एंड ए परपेचुअल सक्सेशन, और इसका निरंतर उत्तराधिकारी। निरंतर परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है ख़त्म नहीं होती कंपनी। इंसान तो 80 साल के बाद, 90 और 100 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। कंपनी की मृत्यु तो हज़ारों साल भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हज़ारों साल, 10 साल में भी समाप्त हो सकती है, और चलना चाहे तो हज़ारों साल भी चल सकती है। तो फिर चलाएगा कौन? कंपनी में तो मेंबर आते रहते हैं, फिर उनकी जगह कोई दूसरे आ जाते हैं, तीसरे आ जाते हैं, या तो उनके परिवार के आ जाते हैं, या वो किसी को बेच देते हैं, और कंपनी लगातार चलती रहती है। तो इसका परपेचुअल सक्सेशन है, निरंतर उत्तराधिकार है, एंड ए कॉमन सील, और एक इसकी सारू मुद्रा होती है। कॉमन सील का मतलब होता है जैसे हम लोग सिग्नेचर करते हैं,
मैं किसी चेक पर सिग्नेचर करता हूं तभी तो उस चेक से पेमेंट होगी। इसी प्रकार कंपनी की एक कॉमन सील होती है, स्टैंप होती है, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि कंपनी कॉमन सील रखे, लेकिन अगर रखती है, रख भी सकती है और ना भी रखे, लेकिन रखती है तो उसे सभी डॉक्यूमेंट्स पे वो कॉमन सील लगानी होगी। ठीक है, तो ये हिंदी में है, कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व, निरंतर उत्तराधिकार और एक सार्वमुद्रा होती है। किसने कहा है? प्रोफेसर हेने ने। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी दोनों परिभाषाएं। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं उससे आगे। अब हम इसकी विशेषताएं करेंगे, फीचर्स ऑफ कंपनी। क्या विशेषताएं, क्यों बनाई गई कंपनी? देखिए, पहली विशेषता है सेपरेट लीगल एंटिटी, पृथक वैधानिक अस्तित्व। यही विशेषता है। जिन्होंने बनाई उनके द्वारा बनाने के बाद ये अलग से अस्तित्व रखता है। कंपनी अपने नाम से संपत्ति रख सकती है, जैसे हमारा अपना मकान हमारे नाम से हो सकता है, ऐसे ही कंपनी की जो संपत्तियां वो कंपनी के नाम से होती हैं। यानी ये व्यक्ति ये नहीं कह सकते ये मेरी है, ये तो कंपनी की हो जाती है। और बनाई किन्होंने? इन्होंने, लेकिन कंपनी का अस्तित्व अलग होता है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट माने अलग से, लीगल माने कानूनी रूप से, और अस्तित्व है इसका, एंटिटी है, तो ये पृथक वैधानिक अस्तित्व रखती है। ठीक है बच्चों। दूसरी बात है परपेचुअल सक्सेशन, स्थायी जीवन। परपेचुअल सक्सेशन, स्थायी जीवन। ये स्थायी जीवन क्या होता है? कंपनी लगातार चलती रहती है, इसे निर्माण भी कानून द्वारा किया जाता है और इसका समापन भी कानून के द्वारा होता है। तो ये कंपनी लगातार चलती रहती है, इसमें सदस्य आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, या तो परिवार के ही सदस्य बन जाते हैं या कोई भी व्यक्ति इसके शेयर्स खरीदे और वो सदस्य बन जाता है, और जब तक रहना चाहे कंपनी के साथ रहे। जब उसका मन करता है वो कंपनी को छोड़ने का, वो अपने शेयर्स बेच के चला जाए, लेकिन कंपनी चलती रहेगी। तो समझ में आया कि नंबर 2 स्थायी जीवन है इसका, परपेचुअल सक्सेशन है। ठीक है। तीसरा है कॉमन सील, सार्वमुद्रा। अभी बताया था कि जैसे हम सिग्नेचर करते हैं, कंपनी कॉमन सील लगाती है, सार्वमुद्रा, एक मुद्रा जो स्टैंप लगाती है। ठीक है। और ये कंपनी रख भी सकती है, हर कंपनी, कोई ज़रूरी नहीं कि हर कंपनी रखे, लेकिन बताया कि यदि वो रखेंगी तो फिर वो सभी डॉक्यूमेंट्स पे उसका प्रयोग करेंगी। नंबर 4 ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, अंशों का हस्तांतरणीयता, अंशों की हस्तांतरणीयता। कंपनी के जो शेयर्स हैं, शेयर्स का मतलब होता है बेटे, कंपनी की जो पूंजी होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटती जाती है, और वो जितने टुकड़े कोई खरीदेगा वो उतने शेयर होल्डर का, शेयर्स का मालिक हो जाएगा, उसे शेयर होल्डर कहते हैं। तो ये जो पूंजी है ये ट्रांसफरेबल है। एक कंपनी के शेयर मेरे पास है, थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो खासकर विशेषकर प्राइवेट कंपनी में है, वो हम आपको आगे बताएंगे कि क्या प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है। तो जो शेयर्स हैं वो थोड़ी बहुत प्रतिबंध के साथ वो हस्तांतरणीय है, ट्रांसफरेबल है। यानी आज जिस कंपनी का मालिक मैं हूँ, अगर मैं चाहूँ तो अपने शेयर आधे बेच दूँ या पूरे बेच दूँ तो दूसरा व्यक्ति मालिक बन जाएगा, तो इजीली ट्रांसफरेबल है। जबकि पार्टनरशिप में तो ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती थी कि 4 पार्टनर में यदि कोई जाना चाहता है तो उसका हिस्सा ये तीनों लेंगे, अथवा कोई जो नया आएगा इनकी सहमति होना जरूरी है। जबकि कंपनी में ऐसा चक्कर नहीं है, आप किसी को भी शेयर बेचिए, कोई पूछने वाला नहीं। नंबर 5वां पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी, सीमित दायित्व। ये सीमित दायित्व क्या होता है? अभी तो किया था कि पार्टनरशिप में एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, याद आया? यहाँ इस समस्या का निजात है, इस समस्या का समाधान है कि कंपनी में
जो व्यक्ति जितने रुपए के शेयर खरीदता है केवल वो उतने रुपए तक जिम्मेवार है, उतने मूल्य तक का जिम्मेवार है। कैसे? मान लेते हैं कि मैंने कंपनी के 1,00,000 रुपए के शेयर खरीद लिए, 1,00,000 रुपए के, और अभी मैं केवल 60,000 रुपये ही दे पाया हूँ, 40,000 मैंने थोड़े दिनों बाद देने, और कंपनी समाप्त हो गई और कंपनी ने क्रेडिटर्स का भुगतान करना है, ऋणदाताओं का भुगतान करना है। तो ऐसी दशा में मैं 40,000 रुपये और घर से लाने के लिए जिम्मेवार हूँ, क्योंकि टोटल मैंने 1,00,000 के शेयर खरीदे हैं, अभी मैंने 60,000 के पेमेंट कर दी, 40,000 और घर से लाऊंगा, और उसके बाद बाकी की जिम्मेवारी मेरी बिल्कुल नहीं है। और अगर किसी व्यक्ति ने, जैसे कि मेरे पड़ोसी ने पहले ही 1,00,000 रुपये दे दिए थे, उसने भी 1,00,000 के शेयर खरीदे थे, पर वो पूरा भुगतान कर चुका था, तो उसे अब कोई भी राशि देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, प्रबंध का स्वामित्व से अलग होना। सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। एकाकी व्यापार मैंने बहुत अच्छा बताया था, क्योंकि उसमें पैसा भी हमारा, यानी मालिक भी हम और प्रबंधक भी हम, गाड़ी भी हमारी और ड्राइवर भी हम। तो हम तो अपनी गाड़ी को सबसे अच्छे से चलाएंगे, हमसे बढ़िया हमारी गाड़ी को कौन चलाएगा सेफ? आप बताइए, क्या हमसे ज़्यादा कोई दूसरा सेफ रख सकता है? नहीं ना। लेकिन इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग मेंबर होते हैं, शेयर्स खरीद के शेयर होल्डर बन जाते हैं, यानी उन्हें मेंबर कहूँगा। तो उन्हें मेंबर्स जो होते हैं बहुत सारे होते हैं। इतने मेंबर्स पहले तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, दूसरा वो सब व्यस्त भी तो हैं, उनके अपने अपने काम है। जैसे मान लीजिए मैं टीचर हूँ, तो मैं इस वक्त अपना काम कर रहा हूँ, मैं किसी कंपनी के शेयर खरीद के मालिक भी बन सकता हूँ। लेकिन अगर वो मुझे कहें, रावत सर आप यहाँ आइए, आप यहाँ पर कंपनी में हिस्सा लीजिए, कंपनी को चलाइए, तो मैं तो नहीं दे सकता समय। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो अपना समय नहीं दे सकते। तो यहाँ दोनों ही बातें हैं, ना तो इतना संभव इतने लोगों द्वारा संचालित किया जाना, लाखों करोड़ों द्वारा। कैसा हो, एक गाड़ी में अगर 4 ड्राइवर हो जाए, तो एक पूर्व में, एक पश्चिम में खींचेगा, एक उत्तर में, एक दक्षिण में खींचेगा, गाड़ी वहीं के वहीं, बताइए कैसे चलेगी? तो इसलिए क्या करते हैं, इसमें कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त कर दिए जाते हैं, कुछ व्यक्तियों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और फिर उनके बीच एक सीईओ बन जाता है, और इस तरीके से कंपनी का संचालन होता है। किसकी कंपनी? शेयर होल्डर्स की, बहुत सारे लोगों की। वो मालिक हैं। क्या मालिक ही प्रबंध करते हैं? नहीं, वो उसके लिए कुछ व्यक्तियों को निर्धारित कर लेते हैं, जिनको उनका वेतन दिया जाता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, संचालक मंडल कहलाता है, और वो व्यक्ति उन सब की ओर से चलाते हैं। जैसे हमारे देश को प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, राज्य में मुख्यमंत्री जी और उनके साथ बाकी मंत्री चला रहे हैं, चला हमारे लिए रहे हैं, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं चला रहे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब हम संयुक्त पूंजी कंपनियों के प्रकार करेंगे, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज। ये जो ज्वाइंट स्टॉक लिखा गया है, वो स्टॉक अभी बताया था ना, पूंजी जो है उसको संयुक्त रूप से जब इकट्ठी होती है वो ज्वाइंट स्टॉक हो जाता है। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कितने प्रकार की हो सकती है? पहला प्रकार है अनलिमिटेड कंपनी। कौन सी? अनलिमिटेड, असीमित दायित्व वाली कंपनी। तो दूसरी कौन सी हुई? जो ये अनलिमिटेड है तो दूसरी लिमिटेड हो गई, यानी लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी, नंबर 2। और एक और है, तीसरा है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। 3 तरह की कंपनी होगी। अनलिमिटेड कंपनी, असीमित दायित्व वाली कंपनी, या असीमित कंपनी कह देते हैं। ये क्या होता है? कानून आपको अधिकार देता है कि आप अनलिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। जो पार्टनरशिप में समस्या आती है, यानी आप धक्के से मोल ले सकते हैं कि जो भी दायित्व होगा हम चुकाएंगे। पार्टनरशिप में यही तो समस्या थी, उससे बचने के लिए तो लोगों ने कंपनी की तरफ आगे चले। तो कानून जरूर परमिशन देता है
लेकिन भारत में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो ये कहे कि जो भी दायित्व होगा वो हम चुकाएंगे, यानी जब कंपनी का समापन होगा उस वक्त कोई दायित्व होगा तो जितना भी होगा हम चुकाएंगे। कानून जरूर कहता है लेकिन लोग बनाते नहीं। क्यों बनाएंगे जब इससे अच्छी कंपनियों का हमारे पास ऑप्शन है, तो है कि नहीं। अब दूसरा चलते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी जो गारंटी द्वारा लिमिटेड हो। क्या गारंटी? एक व्यक्ति कहता है अगर ये कंपनी डूब गई तो मैं 5 लाख रुपए तक दे दूंगा, दूसरा कहता है मैं 50 लाख दे दूंगा, तीसरा कहता है 30 लाख दे दूंगा। तो यह है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। हर व्यक्ति ने गारंटी दे रखी है, लेकिन ये गारंटी कंपनी के समापन के समय पर ही उत्पन्न होती है। अगर उस समय लोगों का कर्जा नहीं दिया जा सका तो जिसने जितनी गारंटी दे रखी है वहां तक उस व्यक्ति को भुगतान करना पड़ सकता है। ठीक है, दिस इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब तीसरे पे चलते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अंशों द्वारा सीमित कंपनी। अभी जो कहा था वो था गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, और अब हम जो करने जा रहे हैं वो है अंशों द्वारा सीमित कंपनी। ये क्या होता है? यानी सीमित तो ये भी है गारंटी, लेकिन गारंटी से नहीं है, ये शेयरों से है। यानी जो व्यक्ति जितने रुपए के शेयर खरीदता है वो एक किस्म का गारंटी दे रहा है, इतनी राशि तक की जिम्मेवारी मेरी। जैसे मैंने बताया था कि 1 लाख रुपए के मैं शेयर खरीदूं और अगर मैंने अभी 60,000 रुपये दिए हैं तो 40,000 की मैं और गारंटी दे रहा हूं कि यदि कंपनी समापन होता है और कर्जा चुकाना पड़ जाए तो 40,000 की मेरी जिम्मेवारी है। तो दिस इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, शेयर के द्वारा। अब शेयर में भी आगे 3 प्रकार की है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, और एक और नई कंपनी बनी है कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार। हाँ बच्चों, इसको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले हम करते हैं प्राइवेट कंपनी। कौन सी कंपनी? 3 तरह से कंपनी खोल सकते हैं शेयर्स वाली, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी। ठीक है, कौन सी है? ये तीनों की तीनों शेयर से हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। लेकिन शेयर्स में भी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी। ये प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है, पब्लिक कंपनी कौन सी होती है और 1% कौन सी होती है, हम एक एक करके इसको डिटेल में समझेंगे। आइए चलते हैं आगे। अब हम निजी कंपनी पर गौर करेंगे, प्राइवेट कंपनी क्या होता है। उसके बाद क्या करेंगे, पब्लिक कंपनी क्या होती है। पहले मैं पब्लिक कंपनी करा दूं। पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो निजी कंपनी नहीं है। ये क्या कह दिया? हाँ, यही कहा गया है। पब्लिक कंपनी वो है, वो कंपनी है जो निजी नहीं है, यानी निजी नहीं है तो पब्लिक है। तो इसका मतलब तो ये निकला कि हमें पहले निजी कंपनी जानना जरूरी है कि नहीं। निजी समझ में आ गई तो पब्लिक आ गई। आइए निजी को समझते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन है बच्चों, और मेरा जो तजुर्बा रहा है उसके अनुसार अक्सर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है, और ना भी पूछा जाए तो भी इसकी महत्ता कम नहीं होती, क्योंकि ये हमें जो आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे इनकी आवश्यकता पड़ती है। इसे बड़े अच्छे से याद कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा समझाने की कि आपको अभी याद हो जाए, फिर भी कोई कमी रह जाए तो आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और 1 या 2 बार रिवीजन करने से आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बच्चों, अब जो कंपनी एक्ट है, मैंने बताया था कानून है, तो कंपनी एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 चल रहा है, 2013। इससे पहले इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 था, और उससे पहले 1913 था। तो यानी कंपनियों का सिलसिला काफ़ी पहले से चला आ रहा है। बल्कि यूँ कहें कि 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो भी एक कंपनी थी,
और भारत के लोग कहते थे विदेश से कंपनी आई है। वो कंपनी बस इतना फ़र्क था कि वो शासन करने आई थी, राज करने के लिए आई थी। अब हम जो कंपनी की बात करें वो व्यवसाय से संबंधित है। तो बच्चों, प्राइवेट कंपनी क्या है? मैंने आपको बताया कि अब कौन सा कानून चल रहा है, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 2013। आज 2020 चल रहा है, तो 7 साल पहले ये कंपनी अधिनियम लागू हुआ। देखिए प्राइवेट कंपनी क्या है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 68 सेक्शन 2 सब सेक्शन 68, ये पढ़ना सीखिए। जो बाहर लिखा है 2 वो सेक्शन है, धारा 2 है, और अंदर जो लिखा है उस 2 धारा के अंदर 1 2 3 4 करके 68 सब सेक्शन है, तो इसको उपधारा कहते हैं हिंदी में। और अगर इससे भी आगे वो रोमन लैंग्वेज में 1 2 3 लिखे होते हैं तो उसे क्लोज कहते हैं, वाक्य। ठीक है, तो देखिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 68 के अनुसार एक निजी कंपनी वह कंपनी है जो अपने पार्षद अंतर नियम द्वारा, ये पार्षद अंतर नियम क्या, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देखिए बच्चों, ये कानून है, कानून से बाहर तो कोई नहीं जा सकता ना। क्या आप कानून से बाहर काम कर सकते हैं? नहीं। अगर आप कानून से बाहर काम करते हैं तो गैर कानूनी हो गया। ठीक है ना। तो कोई भी काम हम कानून के दायरे में करते हैं, तो कोई भी कंपनी कानून के दायरे से बाहर नहीं जाएगी। अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई एक ही कंपनी इतनी बड़ी बन जाए कि वो सब काम कर सके। सबका मतलब वो गन्ने से चीनी भी निकाल सके, वो चमड़े से जूते भी बना सके, वो बुक्स भी बना सके, कॉपीज़ भी बना सके, और जहाज़ वगैरह भी बना सके। यानी सारे काम तो एक कंपनी नहीं कर सकती, कहीं ना कहीं तो उसे दायरा खींचना पड़ेगा। तो एक दायरा खींच लेती है कंपनी अपना कि मैं तो ये काम करूँगी, उसे कहते हैं आर्टिकल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पार्षद सीमा नियम, क्या कहेंगे इसको, पार्षद सीमा नियम। देखिए नाम से क्लियर है, सीमा नियम, यानी ये हमने सीमाएं निर्धारित कर ली हैं कि कौन सी सीमाएं रहेंगी हमारे व्यवसाय की। तो ये सीमाएं, इसे कहते हैं पार्षद सीमा नियम। और इसके पार्षद सीमा नियम तो ये बताती हैं कि हमने कौन सा व्यवसाय करना है, कौन कौन से व्यवसाय हम कर सकते हैं। ये हमारी बाहर की सीमाएं निर्धारित करती है, उससे बाहर हम नहीं कर सकते। हालांकि गैर कानूनी नहीं है, लेकिन कानून के अंदर ही है, फिर भी गैर कानूनी हो जाता है अगर हम अपने व्यवसाय से बाहर का करते हैं। अब उसके अंदर जो नियम बनते हैं, कौन व्यक्ति किसका बॉस होगा, कौन किसके अधीन काम करेगा, किसका क्या रिलेशन होगा, किसका क्या उत्तरदायित्व होगा, क्या जिम्मेवारी होगी, ये सारी चीज़ें निर्धारित करना, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहलाता है। दूसरा जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्षद अंतर नियम, अंदरूनी नियम कह सकते हैं इसको। ठीक है। तो सीमा नियम जो होते हैं, पार्षद सीमा नियम, वो सीमाओं को निर्धारित करते हैं। अंतर नियम उनके अंदरूनी नियमों को निर्धारित करते हैं, अंतर नियम। ठीक है बच्चे। तो क्या कह रहे हैं हम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्षद अंतर नियम। मैंने गौर करिए, सीमा नियम नहीं कहा, अंतर नियम की बात करें। सीमा नियम का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, अंतर नियम का उल्लंघन हो सकता है, कभी हो जाए, लेकिन बाद में उसका प्रस्ताव पास करके उसको सही बना लिया जाता है। ठीक है। तो देखिए क्या कहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 68 के अनुसार एक निजी कंपनी वह कंपनी है जो अपने पार्षद अंतर नियम द्वारा, इसके द्वारा खुद क्या करती है, अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती हो।
शेयर्स के ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगाती हो कि शेयर किसी को नहीं बेचा जा सके, यानी प्राइवेट कंपनी पब्लिक को शेयर नहीं बेच सकती। इसका मतलब पब्लिक कंपनी बेच सकती है, गौर करने की चीज़ है। प्राइवेट कंपनी पब्लिक को नहीं बेच सकती, तो किसको बेच सकती है? अपने ही रिलेटिव्स को बेचे, अपने क्लोज फ्रेंड्स को बेचे, उनको बेच सकती है, पब्लिक को नहीं। जनता को निमंत्रण नहीं कहेगी कि कोई भी मिला अखबारों में दे दिया और किसी को भी शेयर्स बेच दिए, ऐसा नहीं कर सकते। नंबर 2, सदस्यों की संख्या को 200 तक सीमित करती हो। इसमें 2 से लेकर 200 मेंबर तक, कम से कम 2 मेंबर चाहिए प्राइवेट कंपनी में और अधिकतम 200 मेंबर, 2 से लेकर 2 to 200। लेकिन जो ब्रैकेट में लिखा है वो और पढ़िए, भूतपूर्व एवं वर्तमान कर्मचारी सदस्यों को छोड़कर। मतलब भूतपूर्व एवं वर्तमान कर्मचारी सदस्यों को छोड़कर जो कर्मचारी भी हैं, एम्प्लॉय भी हैं कंपनी के और साथ में शेयर खरीद के मालिक भी बने हुए हैं, उनको 200 की गिनती में नहीं लेना है। ऐसा क्यों? एक कंपनी में मान लीजिए 1000 व्यक्ति काम कर रहे हैं, कंपनी ने सोचा यदि हम इन्हें भी शेयर दे दें तो ये कंपनी में और निष्ठा से काम करेंगे। क्यों? इनकी सैलरी तो बननी, लेकिन जब ये जितना अच्छा उत्पादन करेंगे, जितना अच्छा लाभ होगा, उससे इन्हें लाभांश भी मिलेगा और उसके बाद क्योंकि ये शेयर खरीदेंगे तो ब्याज, उन्हें बोनस भी मिलेगा ज़्यादा तनख्वाह पर, और साथ में क्या है कि कंपनी को जो लाभ होगा उसमें लाभांश भी मिलेगा। इसलिए ये लोग कंपनी में इन कर्मचारियों को भी सदस्य बना देते हैं। तो ऐसे सदस्यों को गिनती में नहीं लेना। कब नहीं लेना? कब? जब वो कर्मचारी भी हो और वो मेंबर भी हो, तब नहीं, तब भी नहीं लेना। और मान लीजिए वो व्यक्ति रिटायर हो गया तो मालिक तो फिर भी बना रहेगा शेयर खरीदने की वजह से, सिर्फ कर्मचारी तो नहीं रहा, उसे तब भी गिनती में शामिल नहीं करना। तो क्या कहा गया है? भूतपूर्व एवं वर्तमान कर्मचारी सदस्यों को छोड़कर 2 से लेकर 200 तक की संख्या निर्धारित है, यानी 200 व्यक्तियों से ज़्यादा कंपनी में मेंबर नहीं बन सकते प्राइवेट में। 2 कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन, जनता को कंपनी में प्रतिभूतियों अर्थात अंशों अथवा ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए निमंत्रण देने पर प्रतिबंध लगाती हो। जनता को कंपनी में प्रतिभूतियां, सिक्योरिटीज बोलते हैं, सिक्योरिटीज का मतलब होता है बेटे शेयर्स, डिवेंचर्स, डिवेंचर ऋण पत्र होते हैं। ऋण जब लेते हैं और एक सर्टिफिकेट देते हैं तो एक ऋण पत्र होता है, और जब शेयर यानी अंश देते हैं वो शेयर्स होते हैं। चाहे आपने उनको मालिक बनाया शेयर बेचकर, चाहे आपने उनको ऋण पत्र देकर ऋण पत्रधारी बनाया। प्राइवेट कंपनी दोनों काम में से कुछ नहीं कर सकती। इन दोनों का जब इकट्ठा नाम लिया गया तो उसे सिक्योरिटीज कहा गया है। तो कहा गया है कि जनता को कंपनी में प्रतिभूतियों अर्थात अंशों या ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए निमंत्रण देने पर प्रतिबंध लगाती है। पब्लिक को न शेयर बेचती है न डिवेंचर बेचती है, पब्लिक से नहीं करते। ठीक है, तो ये थे प्राइवेट कंपनी की बातें। और जो लास्ट में लिखा है कि प्रत्येक कंपनी को, इस प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के अंत में लिमिटेड शब्द लिखना पड़ता है। प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट, PVT प्राइवेट और LTD लिमिटेड। अगर किसी कंपनी के नाम के पीछे PVT.LTD. लिखा हो, प्राइवेट लिमिटेड लिखा हो, तो समझ लेना ये निजी कंपनी है, इसमें जनता का योगदान नहीं है, ये निजी व्यक्तियों द्वारा चलाई जा रही है। इसमें 2 से लेकर 200 तक सदस्य हैं, लेकिन भूतपूर्व और वर्तमान कर्मचारी सदस्यों को छोड़कर। ठीक है बच्चे, आ गया समझ में? तो चलिए अब आगे चलते हैं। प्राइवेट कंपनी हो गई, अब एक बार फिर से पब्लिक कंपनी को भी समझ लेते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सार्वजनिक कंपनी क्या है, जो मैंने पहले बताया था। देखिए,
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 71 के अनुसार अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 एक सार्वजनिक कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जो निजी नहीं है। क्या कहा? सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 में पब्लिक कंपनी से मतलब ऐसी कंपनी से है जो निजी कंपनी नहीं है। तो यही तो मतलब निकला। अगर आपको निजी कंपनी की परिभाषा पता है तो सार्वजनिक कंपनी की परिभाषा आराम से बन जाएगी। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि आपको निजी कंपनी की परिभाषा हर हालत में अच्छे से याद करनी होगी। बच्चों, समय को ध्यान रखते हुए हम इस लेक्चर को यहीं रोक रहे हैं। इससे आगे हम अगले लेक्चर नंबर 2 में चर्चा करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।